हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQIAS चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? कृपया करके जल्दी से बताइए, जिससे कि हम अपना अगला टॉपिक जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का लेक्चर नंबर 27 कह सकते हैं, और बजट यानी कि राजकोषीय नीति का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस साल 2024 में अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों। मैं मनोज कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। सभी लोग आ जाइए दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज इस टॉपिक को हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा परिचय मनोज कुमार, और ये मेरा अपना कोड नेम है MK लाइव, जिसके माध्यम से आप स्टडी IQ के ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको इसके माध्यम से एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका टेलीग्राम चैनल है मनोज कुमार 2.0, और ये मेरी मेल ID जिससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? और इस सब का पर्पज एक ही है कि आप लोग अपनी सफलता के लिए एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ कोच अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। इसके लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि यदि आप सफलता अपने हासिल करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, 2024 के लिए हमारी स्टडी IQ की टीम ने, स्टडी IQ ने आपके लिए एक P2I बैच लॉन्च किया है। ऑनलाइन हिंदी बैच है। आपको घर बैठे सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। और ये बैच 19 जून से स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे से। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये जान लीजिए, बहुत जरूरी है इस चीज को जानना। सबसे पहले देखिए, आपको मटेरियल, लाइव क्लासेस पर डे की 3 घंटे की, ठीक है ना? और ये कोर्स 1 साल का नहीं बल्कि 1 साल का कोर्स तो होगा लेकिन वैलिडिटी 2 साल की होगी। ठीक है ना? इसमें अलग अलग स्टेप पर हमने अलग अलग आपके फीचर्स ऐड किए हैं। P2I बैच फाउंडेशन बैच से थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए, हम अभी से लेकर जनवरी तक डेडिकेशन के साथ प्री और मेंस की कंबाइंड क्लासेस चलाएंगे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट सभी सेगमेंट कवर किए जाएंगे विद टाइम पीरियड। ठीक, जनवरी से लेकर के फिर मई तक हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा पर पूरे फोकस के साथ, सिलेक्शन इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स। समझिएगा, उसमें हम टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, टू द पॉइंट, आपके करंट अफेयर्स, वो सब कुछ आपको डिस्कस किया जाएगा, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, आपका रिजल्ट निकलवाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद हमारा मेंस का प्रोग्राम होगा जिसका नाम है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इसके लिए स्टडी IQ आप सभी लोगों को सभी जगह से बुला करके अपने दिल्ली में अपने प्रमाइस पर आपको रखेगी। आपका रहने खाने की व्यवस्था वो खुद करेगी। सबसे बड़ी चीज है, पूरी की पूरी टीम हमारी आपके साथ मेंस पर वर्क करेगी, जिससे कि आपका रिजल्ट मेंस में पॉजिटिव आ सके। यानी आंसर राइटिंग कराना, प्रैक्टिस कराना, प्लस आपकी देखभाल करना, प्लस आपके डाउट क्लियर करना, और मेंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहां कवर कराना। ये हमारा है मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम, अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है। ठीक है ना? उसके बाद मेंस के बाद में हम फिर इंटरव्यू के लिए आपको लेके चलेंगे। तो ये इसकी एक खास बात है इस प्रोग्राम की। इसमें इंटरव्यू के लिए हमारे जितने अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है ना, मेंटर्स हैं, वो सभी आपके साथ जुड़ेंगे। सभी रिटायर्ड IAS अधिकारी से लेकर के बहुत सारे लोग इसमें मिलेंगे आपसे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस कोर्स को ज्वाइन करना मत भूलिए। MK लाइव, और मुझसे कनेक्ट होने के लिए जो मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्शन लें, आपके साथ मैं खड़ा रहूं। बस अगर आप लोगों ने मेरे साथ दिया तो नेचुरल सी मान के चलिए कि स्टडी IQ की टीम और मैं आप लोगों को सफलता तक ले जाने में पूरा प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, नया क्वेश्चन है, वो समझ लीजिए। हमने पिछली क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था, आपको पता है कि बजट और राजकोषीय नीति को लेकर के, अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग। उसमें हम लोगों ने बात की थी बजट क्या होता है, राजकोषीय नीति क्या होती है, बजट के घाटे कौन कौन से होते हैं, बजट के विकास के बारे में हमने चर्चा की थी, कब कब कैसे कैसे विकास हुआ, उसके कौन कौन से अकाउंट हैं, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा की। आज हम बात कर रहे हैं उसके आगे। ठीक है ना?
पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में ट्विन डेफिसिट का अर्थ क्या है? शब्द संदर्भित करता है किसको? राजकोषीय घाटे के साथ राजस्व घाटा, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा, ठीक है ना, एक साथ चालू खाता घाटा और पूंजी खाता घाटा, और बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों में एक साथ वृद्धि और कारपोरेट टैक्स का कर्ज का बोझ। बताइए ट्विन डेफिसिट क्या होता है? एवरीबॉडी, ट्विन डेफिसिट मतलब होता है, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा घाटा। यस, जुड़वा घाटा कहते हैं इसको। दोस्तों इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा, ट्विन डेफिसिट का आंसर है बी, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा नहीं है। चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा जब दोनों एक साथ हो तो उसे कहते हैं ट्विन डेफिसिट। समझिएगा, इसका मतलब हो गया, ध्यान रखिएगा, बजट में मैंने आपको दो खाते बताए थे, ध्यान रखना, एक आय और एक व्यय, ये मैंने आपको बताया था। आय में भी मैंने दो खाते बताए थे, राजस्व खाता और पूंजी खाता, ठीक है ना। यहां पर भी सेम उसी तरह था, राजस्व और पूंजी खाता। अब कहोगे सर राजस्व खाता है, पूंजी खाता है, लेकिन चालू खाता कहां है इसमें? यस, वही तो बताना है, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया बजट का, ध्यान रखना। इसी तरीके से ध्यान रखना, आपका जो भुगतान संतुलन होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि व्यापार से संबंधित जो खाता होता है, व्यापार से संबंधित जो खाता होता है, उसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है चालू खाता घाटा और एक होता है पूंजी खाता। ये समझ लीजिएगा, चालू खाते में होता है वस्तु और सेवाओं का व्यापार। किसका? वस्तु और सेवाओं का व्यापार। और पूंजी खाते में पूंजीगत वस्तुओं का होता है, ठीक है ना, दो अलग अलग चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चालू खाता घाटा जो है वो ये वाला है, व्यापार से संबंधित होता है। इसका मतलब, घाटे का मतलब होता है जब हमारा आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो चालू खाते पर, यानी वस्तु और सेवाओं के मामले में। अगर वस्तुओं और सेवाओं को हम ज्यादा आयात कर रहे हो और निर्यात कम कर रहे हो, इसका मतलब है हमारी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो उसको कहते हैं चालू खाता घाटा। एक तो ये हो गया, प्लस बजट के अंतर्गत क्या होता है? बजट में होता है एक राजकोषीय घाटा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है सरकार द्वारा अपने घाटे को पूरा करने के लिए लिया गया उधार, उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। यानी कि अपने जो व्यय है उसको पूरा करने के लिए जब हम उधार लेते हैं, हमारी इनकम कम होती है, स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारी 100 रुपए की इनकम है और 110 रुपए का खर्चा है, उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 रुपए उधार ले लेते हैं, तब जाकर के हम 110 रुपए को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो उधार लिया जाता है उसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा, जो उधार लिया जाता है, समझना। तो जब ये दोनों घाटे एक साथ होते हैं, चालू खाता और राजस्व घाटा, तो उसको कहते हैं ट्विन डेफिसिट, यानी कि व्यापार के मामले में भी घाटा चल रहा है और हमको अपने घर का खर्च चलाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। डबल डबल लॉस हो गया भाई, अब क्या करें? इसी को कहा जाता है ये। अब इसी के साथ एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों, वो ये है, हमारे क्या कहते हैं, बजट में 4 प्रकार के घाटों की चर्चा है। कितने? बजट में 4 प्रकार के घाटों की चर्चा है, ध्यान रखना, 4 प्रकार के घाटे कौन कौन से हैं? देखिए, एक है राजस्व घाटा, आप जानते होंगे। तो राजस्व घाटा मतलब होता है जब आपकी राजस्व व्यय अधिक हो और आपकी राजस्व आय कम हो, तो उससे होता है आपका राजस्व घाटा। एक तो यह है। दूसरा है एक प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटा यह क्या होता है? यह एक नई अवधारणा है। इसमें क्या होता है कि राजस्व घाटा जो पहले हो चुका है, माइनस जब इसमें से हम पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिया गया अनुदान उसको घटा देते हैं,
पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान, इसको जब घटा देते हैं तो हमें मिलता है प्रभावी राजस्व घाटा। ध्यान रखना। और यह अवधारणा हमारे 2011 के बजट से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई? 2011 के बजट से, 11-12 के बजट से। अब कहोगे ऐसा क्या है? देखिए, ध्यान रखिएगा, ये दो घाटे आपके हो गए, क्लियर हो गया। और ये कौन कौन से आंकड़े हैं? अगर आपने पिछली क्लास देखी तो पिछली क्लास में मैंने पूरा चार्ट बनाया था, आय और व्यय का पूरा चार्ट मैंने डिस्कस किया था। उसके अंदर मैंने एक एक चीज आपको डिफाइन की थी। बस वही है आपका, उसको ध्यान रखना है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है? मैंने पहले ही कहा कि जब आपका कुल खर्च से ज्यादा कम आपकी इनकम हो, तो यानी कि कुल व्यय का मतलब जानते हैं आप लोग, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों, ध्यान रखना, माइनस राजस्व आय प्लस, इसमें जोड़िए गैर ऋण सर्जक आय, गैर ऋण सर्जक आय। यानी कि हमारा टोटल खर्चा मान के चलिए ये रहा, टोटल खर्चा है 110 रुपए का, मान के चलिएगा, ठीक, माइनस राजस्व आय हमारी कितनी है? पता चला कि राजस्व आय है हमारी 80 रुपए और गैर ऋण सर्जक आय है 20 रुपए, यानी कि ऐसी इनकम जिसपे हमको किसी को कुछ चुकाना नहीं है, वो 20 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 100। तो हमारा राजकोषीय घाटा कितना आ गया? 10 रुपए। यानी ये हमें उधार लेना है, चाहे अपने देश से लें या विदेश से लें, इसे हमें उधार लेना ही है। इसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा। यानी कि आपके सारे खर्चे और सारे आय मिलाए करके उसके बाद भी घाटा हो रहा, उसको पूरा करने के लिए आप उधार लेते हैं, उसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। देखिए, राजस्व आय तो ये रही, ये गैर ऋण सर्जक आय है। बचा कौन दोस्तों? बचा कौन? ऋण सर्जक आय, पूंजी खाते के अंतर्गत। पूंजी खाते में दो चीज मैंने बताई थी, एक होती है ऋण आय और एक होती है गैर ऋण आय। तो गैर ऋण आय तो ये रही और राजस्व आय पूरी की पूरी ये रही। इस तरह से आपका राजकोषीय घाटा हो गया, ठीक है ना। अब इसके अलावा चौथा घाटा और है, वो है आपका प्राथमिक घाटा। मैं सारा का सारा यही समझा दे रहा हूं, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। राजस्व प्राथमिक घाटा मतलब होता है राजकोषीय घाटा माइनस राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यानी कि अगर आपका, सोचिए एक लाइन में समझिए, अगर आपका राजकोषीय घाटा 10 रुपए है जो आपने उधार लिया है, और उसमें से सोचिए कि 8 रुपए आप ब्याज के चुका दें, ब्याज जो आपने जो लोन ले रखा है पहले से ही, उसका ब्याज का चुका दें, तो प्राथमिक घाटा कितना आ जाएगा? सोचिएगा, अगर ये 10 रुपए था, 8 रुपए आपका ब्याज का भुगतान है, तो सोचिए प्राथमिक घाटा कितना आ गया? 2 रुपया। यानी कि भारत सरकार बहुत सा ऐसा ऋण लेती है जिसका अधिकांश हिस्सा, तो सोचिए, हमारे ब्याज चुकाने में निकल जाता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा होता है, यही हमारे उपयोग के काम आता है। सिर्फ इतना पैसा हम अपने किसी काम में ला पाते हैं, बाकी पैसा तो हमारा कहां चला जाता है? ये देखिए, ब्याज के भुगतान में। समझिएगा, मैं अगली क्लास में नए बजट पर आपको चर्चा करूंगा, जो बजट 2023-24 का है, उस पर मैं आपको चर्चा करूंगा। मैं, ध्यान रखना, 2023-24 के बजट पर मैं अगली चर्चा होगी। यस, तब ये और समझ में आएगा कि इस समय हमारा प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान कितना चल रहा है। इसलिए अभी कोई आंकड़े नहीं दे रहा, ये तो मैं केवल समझाने का काम कर रहा हूं दोस्तों। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीबॉडी अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है। तो ये 4 तरह का है। इसका मतलब हो गया प्राथमिक घाटा हमेशा राजकोषीय घाटे से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार निम्न में से कौन से स्रोत हैं
यानी कि इसको घाटे को पूरा करने के लिए कहां से उधार लेती है पैसा? बाजार से उधार लेती है, लघु बचत कोष से उधार लेती है, बाहरी ऋण लेती है, राज्य की भविष्य निधि से उठाती है पैसा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, केवल 1 और 2, 2 3 4, 1 2 3, उपरोक्त सभी। बताइए कहां से लेती है पैसा? राजकोषीय घाटे के लिए। मैंने कहा राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है दोस्तों? राजकोषीय घाटे का मतलब है उधार लेना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो उधार कहां से लेती है, कहां से लाती है पैसा ये? तो आंसर हो गया दोस्तों इसका डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप सभी में जिन्होंने आंसर डी दिया हुआ है उनका बिल्कुल सही आंसर है डी। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक घाटे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान के बाद उपयोग करने के लिए उपलब्ध कुल सरकारी उधार है, यानी कि सरकार ने जो उधार ले रखा है ब्याज भुगतान करने के बाद जो बचा हुआ है वही है प्राथमिक घाटा। अभी मैंने बताया था, क्लियर हो गया? भारत में प्राथमिक घाटा हमेशा राजकोषीय घाटे से अधिक होता है। अभी मैंने क्या बताया था, बस समझ लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से हमेशा क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखना, क्या होता है दोस्तों? ऑलवेज डाउन होता है, कम होता है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। कंसेप्ट क्लियर हो तो तीसरा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन प्रभावी राजस्व घाटे का सबसे अच्छी परिभाषा देता है? राजस्व घाटे की सही परिभाषा कौन सी है? राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान। नंबर 2, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिया गया अनुदान। राजस्व घाटा माइनस वेतन और पेंशन पर व्यय। राजस्व घाटा माइनस बाहरी अनुदान जो प्राप्त हुआ है। बताइए कौन सा है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, ये रहा प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिया गया अनुदान। और मैंने कहा था कि राजकोषीय घाटा ज्यादा होता है, प्राथमिक घाटा कम होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। एवरीबॉडी इट इज ओके? ये देख लीजिए, तो आंसर क्या हो गया? आंसर 2, यानी कि बी, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिया गया अनुदान ही प्रभावी राजस्व घाटा है। और इसकी अवधारणा मैंने बताई थी कब से शुरू हुई? 2011 से यह अवधारणा हमारे बजट में शुरू की गई है, 2011-12 से। एवरीबॉडी इट इज ओके? समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे के मुद्रीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, घाटे के मुद्रीकरण, जब घाटा हो जाता है तो उसको पूरा करने के लिए पैसे डाले जाते हैं। पैसा कहां से आएगा, कैसे आता है, उसके संबंध में घाटे का मुद्रीकरण। इसमें बाजार से पैसे उधार लेकर ऐसे अतिरिक्त खर्चों का वित्त पोषण शामिल है, यानी उधार लेकर के इसमें पैसा डाला जाता है। नंबर 2, यह एक प्रकार का ऋण वित्त पोषण है। इसमें हम ऋण के माध्यम से सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना? भारत में वर्तमान में इसकी अनुमति नहीं है घाटे के मुद्रीकरण की। कौन सा, कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन से कथन सही है और कितने कथन सही हैं? बताइएगा एवरीबॉडी। दोस्तों इसका आंसर है केवल 1, और उसमें भी केवल ये सही है, ये दोनों गलत है। हमारे यहां भारत में शुरू से चला था घाटे की बजट व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना? क्या कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी कि घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कहीं से उधार लेकर के पूरा पैसा उसमें डालती थी। लेकिन इस समय अब क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था को सोचिएगा 1997 से समाप्त कर दिया गया। बोले कि हम उधार लेकर के पैसा इसमें नहीं डालेंगे, इसका मतलब ऋण नहीं लेंगे। ध्यान रखना, ना उधार ना ऋण, हम दोनों कोई नहीं लेंगे, इसलिए ये गलत हो गया। और भारत में इसका डिमोनेटाइजेशन नहीं होगा, मतलब मोनेटाइजेशन नहीं होगा।
मोनेटाइजेशन अब जो होता है वो कैसा होगा? घाटे का मुद्रीकरण, इसके माध्यम से सरकार, आरबीआई क्या करती है, नई करेंसी प्रिंट करके सरकार को दे देती है। क्या देती है? सरकार को नई करेंसी प्रिंट करके देती है, बस। और उसको भी सोचिए क्या कर दिया गया, 1997 से समाप्त कर दिया गया कि आरबीआई इसको नई करेंसी छाप छाप के नहीं देगी, ये लो भाई अपना घाटा पूरा कर लो, नहीं। अब आपको क्या करना है, आपकी अपने जो बॉन्ड हैं, सरकारी बॉन्ड हैं, सरकारी जो बॉन्ड हैं, सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं, उनको आप गिरवी रख करके सिर्फ पैसा अरेंज करिए। ऋण नहीं लेना है, अरेंज करना है, बस। तो उसको पूरा करिए। इसलिए सरकार क्या कर रही है लगातार, या तो विनिवेश कर रही है, या कंपनियों को बेच रही है, या कुछ और कर रही है, लेकिन यह प्रक्रिया नहीं हो रही मुद्रीकरण में। यानी पैसा उधार ला करके डाला नहीं जा रहा। बात समझ रहे ना? बात समझिएगा, ठीक है ना? ध्यान रखना क्या हो रहा है, हम अपने लिए अपना इनकम का सोर्स खुद जनरेट करेंगे, अपनी संपत्ति बेचेंगे, सब काम करेंगे। केवल हम ब्याज भुगतान के लिए कर रहे हैं, घाटे के लिए नहीं कर रहे, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, एफआरबीएम एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना? इसके अंतर्गत प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को लागू किया गया, नंबर एक। इसके अंतर्गत राजस्व घाटे को शून्य और राजकोषीय घाटे को 3% निश्चित किया गया। इनमें से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं? बताइए, सोचिएगा दोस्तों, कितने कथन गलत हैं? यस, आंसर है दोस्तों डी, इनमें से कोई गलत नहीं, दोनों बिल्कुल सही हैं। एफआरबीएम एक्ट, सोचिएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका 2002 में, सॉरी, एफआरबीएम एक्ट 2003 में पारित किया गया था। इसका मतलब था ये ऐसा एक्ट बनाया गया था जिसके माध्यम से सरकार अपने राजकोषीय नीति को सही ढंग से लागू करेगी और उसके टारगेट डिसाइड किए गए थे। इसी में समझिए 2003 में इसको पारित किया गया और ये एफआरबीएम एक्ट 2004 से लागू हुआ था। यस, 2004 से लागू हुआ, ठीक है ना? बाद में इसे 2011 में क्या किया गया? संशोधन। 2011 में संशोधन किया गया दोस्तों, और ध्यान रखना 2011 में संशोधन किया गया, तभी जाकर के ये देखिएगा ये अवधारणा लागू कर दी गई, संशोधन करने के बाद ही कि भारत में प्रभावी राजस्व घाटा जो है उसको लागू किया जाए, ठीक है ना? और इसी में यह डिसाइड किया गया था कि हमको प्रारंभ में 2008 तक, ध्यान रखना, राजस्व घाटा 0% होना चाहिए और राजकोषीय घाटा 3% होना चाहिए। राजस्व घाटा कितना? 0, राजकोषीय घाटा 3%। अब कहोगे राजकोषीय घाटा शून्य क्यों नहीं? अरे भाई, बिल्कुल उधार लेना बंद कर दोगे तो विकास कैसे करोगे? थोड़ा बहुत तो चाहिए ना। अगर नहीं लोगे तो सोचिए कि नया मकान इतनी जल्दी कैसे खरीद पाओगे? इतना पैसा कहां से आएगा आपके पास में? आप खुद सोचिएगा, लोन तो लेना पड़ेगा ना मकान खरीदने के लिए, वरना इतना पैसा इकट्ठा करिए। राजस्व घाटा का मतलब होता है आपकी डेली बेसिस की इनकम, उसमें घाटा नहीं होना चाहिए। आपके आय व्यय को लेकर के जो खर्चा है डेली बेसिस का, उसको लेकर के कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। वो जितनी इनकम है उतना खर्च होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है आपकी इनकम ज्यादा हो, प्रॉफिट में आ जाए, ध्यान रखना, लेकिन घाटा नहीं होना चाहिए। राजकोषीय घाटा मतलब उधार, उधार लेंगे तभी तो एक दुकान की दूसरी दुकान कर पाएंगे, एक मकान का दूसरा मकान कर पाएंगे, एक कार की दूसरी कार कर पाएंगे, तभी तो कर पाएंगे। बिना उधार लिए काम धंधे कहां होते हैं? ओके, एवरीबॉडी क्लियर हो गया? तो ये अवधारणा थी इसकी। बाद में इसी टारगेट को क्या कर दिया गया, क्योंकि 2008 में आ गई थी आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी, इसलिए इसका टारगेट को 2018 तक पहुंचा दिया गया था कि 2018 तक 0 और 3% आपको करना होगा। बाद में इस टारगेट को रिवाइज कर दिया गया। धीरे 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 धीरे
इसको घाटे को कम करके लाइए। हमारा घाटा अभी भी यहां नहीं है, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा था तो कोरोना ले डूबा, कोरोना हमारा ले डूबा, फिर से हम घाटे में आ गए और बढ़ गया हमारा। ओके, आनुपातिक कराधान। अब आते हैं हम कराधान के चक्कर में। आनुपातिक कराधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कर अधिकारी प्रत्येक करदाता से आय की परवाह किए बिना कर की समान दर वसूल करता है, यानी कि सबसे बिना किसी भेदभाव के एक जैसा टैक्स वसूल करता है। ध्यान रखना, सबका एक जैसा टैक्स, इसका मतलब यह है। नंबर 2, कराधान की इस प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा संसाधनों का पुनर्वितरण का उद्देश्य प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाता है इसके माध्यम से। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बताइए, ना तो एक ना ही दो, बताइए कौन सा सही है? चलिए, इसका आंसर है केवल एक। ध्यान रखिएगा, हमारे जो प्रत्यक्ष, ये तो आप अच्छे जानते हैं, कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ध्यान रखिएगा, कर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो तरह के होते हैं। ठीक, प्रत्यक्ष करों को हम उनके स्वरूप के आधार पर 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 प्रकार के कर हम लेकर के मान के चलते हैं। कौन से? प्रत्यक्ष कर में। ठीक है ना। एक होता है प्रगतिशील कर, प्रगतिशील। ठीक, प्रगतिशील का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की दर भी बढ़ती है, यानी कि आय के साथ कर की दर में वृद्धि। समझ लीजिए, कर की दर में वृद्धि। जैसे अभी क्या है, 5 लाख तक 0%, 5 से 8 के बीच में 10%, 8 से 10 के बीच में 20%, और 20, सोचिए 10 लाख से ऊपर कमाने पर 30%। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? यही है प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका मतलब जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे सकता है, सरकार का मानना यह है। और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो ज्यादा अमीरों से पैसा लेकर के उस पैसे का उपयोग हम देश के विकास के लिए करते हैं, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सुविधाएं देते हैं। यह है आपका प्रगतिशील कर का कंसेप्ट, और यह पुनर्वितरण में आता है। इसका मतलब है आनुपातिक कराधान के संदर्भ में यह कथन गलत हो गया, क्योंकि इसके माध्यम से अमीरों से पैसा लेते हैं, उसका संसाधन का पुनर्वितरण करते हैं। समझिएगा, प्रगतिशील कर के माध्यम से होता है यह, ना कि आनुपातिक कर के माध्यम से। दूसरा क्या होता है? प्रतिगामी कर। प्रतिगामी, आय की के साथ कर की दर में कमी होती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट कम होता जाता है। यानी कि 5 लाख तक के 30% देंगे, 8 लाख तक के 20% देंगे, 10 लाख तक के 10% देंगे, और उससे ज्यादा कमाने वाले 5% देंगे। यानी कि इनकम बढ़ेगी और टैक्स का रेट डाउन होगा। यह जनरली कहीं नहीं लगता है, ध्यान रखना, केवल पढ़ने के लिए है। हाँ, लेकिन इसका फायदा हो सकता है, लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कि अपनी इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओगे टैक्स कम दोगे, सीधी सी बात है। उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको टैक्स बचाना है तो इनकम बढ़ाओ, कैसे भी जाओ। हालांकि इस समय कहीं नहीं लगता। प्रतिगामी कर क्लियर हो गया, समझ गया। एक होता आनुपातिक कर। आनुपातिक कर, इसमें सभी पर समान कर की दर लगती है, समान कर की दर। बोले कि आपकी इनकम कितनी भी हो, हमको सबसे टैक्स एक बराबर लेना है, बस सीधी सी बात है। चाहे तुम्हारे 1 रुपया हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, टैक्स आपका 10% है या 15% है या 20% है, सबका एक ही जैसा टैक्स लगेगा। कितना भी कमाइए, टैक्स 1%। हमारी नजर में सब बराबर है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। यही है आपका ये वाला। इसमें कर अधिकारी प्रत्येक करदाता से आय की परवाह किए बिना समान कर की दर वसूलता है।
कर को समान दर से वसूलता है। बोले सबके लिए एक जैसे रेट हैं, ये समझ लीजिए, इक्वल टैक्स फॉर ऑल। क्या हमारे यहां लगता है? बहुत सारी जगह लगता है, जीएसटी वीएसटी में भी सबके साथ लगता है, चाहे कोई कितना भी कमाए कुछ भी करे, ठीक है ना। क्या आप सोचिए, आपके यहां 10 लाख से ज्यादा कमाने पर जो 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 2 करोड़ कमा रहा है, कोई 50 करोड़ कमा रहा है, टैक्स कितना है? 30% ही तो है कि नहीं? 10 लाख से ऊपर सबकी इनकम पर टैक्स एक जैसा है कि नहीं है? सबका एक जैसा है कि नहीं, बताइए। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे यहां 8 से 10 लाख से ऊपर जो कमाता है सब पर क्या लगता है? आनुपातिक कर। इसलिए एक नया कर और आया है जिसे कम कहते हैं अधोगामी। अधोगामी, अधोगामी बोले तो रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है, इसमें ध्यान रखना, प्रगतिशील और आनुपातिक कर दोनों का मिश्रण होता है। क्या होता है? दोनों का मिश्रण, आनुपातिक कर का भी और प्रगतिशील कर का भी, यानी कि इसका और इसका मिश्रण होता है। इसलिए आप देखेंगे हमारा जो इनकम टैक्स है वो यही तो है। 5 लाख तक 0%, ठीक। 5 से 7 लाख या 8 लाख तक आपका 10%, उसके बाद 10 लाख तक 20%, उसके बाद 30%, और उसके बाद फिक्स है, फिर एक जैसा है उससे ऊपर। तो हमारे यहां प्रगतिशील भी है और आनुपातिक कर भी है, इनकम टैक्स में यही लगता है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष करों के मामले में भारत में कर का भार और प्रभाव एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर के मामले में जो कर का भार है वो एक ही व्यक्ति पड़ता है, यानी कि इनकम टैक्स मैं दूंगा तो मुझे ही पे करना है, मेरा इनकम टैक्स मुझे ही पे करना है। अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। प्रतिगामी कर यानी कि बैकवर्ड नेचर के होते हैं, ठीक। जहां आय कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, वहीं कॉर्पोरेट टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। बताइए कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। कितने कथन सही हैं? आंसर है दोस्तों बी, केवल दो। कौन कौन से? ये सही है और ये सही है। प्रत्यक्ष कर जिस पर लगाया जाता है उसको वही पे करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा इनकम टैक्स कोई और दे दे। लेकिन हाँ, अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये है इनडायरेक्ट, मुझ पर लगाया जाएगा, मैं किसी और पर लगा दूंगा, वो किसी और पर लगा देगा, और अंतिम उपभोक्ता उसे पे करता है। जैसे आप लोग देंगे, आप लोगों की फीस कितनी है? 29,999 रुपए। तो सरकार ने 29,999 में हमारे पास जीएसटी लागू करके दिया है, ठीक। जीएसटी इंक्लूड है इसमें। तो स्वाभाविक सी बात है, जीएसटी हम पे लगी हुई है, हमने किस पे ट्रांसफर कर दिया? आपके ऊपर। अब पे कौन करेगा? आप लोग। बस खत्म, आप पे करेंगे, हम नहीं कर रहे। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं। अप्रत्यक्ष, इसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, खूब पैसे वाला हो या बिल्कुल गरीब हो, सबको देना हो, सबको देना है। इसलिए बैकवर्ड नेचर का है। वह गरीबों को तो छूट दे दो, बेचारे कहां से देंगे ना। सामान बाजार में से कुछ भी खा रहे हो उसका टैक्स हर आदमी को देना है। इवन जो बच्चा पेट में पल रहा है, उसकी दवा चल रही है, उसका भी टैक्स देना है। जो तुरंत पैदा हुआ है, जो जानता नहीं है, उसको बाजार से निपल खरीद के लाएंगे, दूध का पाउडर खरीद के लाएंगे, उस पर भी टैक्स देंगे आप। इसलिए कैसा है? प्रतिगामी प्रकृति का है। और आयकर में देखा जाए, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ध्यान रखना, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जिसे हम निगम कर कहते हैं, और इनकम टैक्स जिसे आयकर कहते हैं, दोनों क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, चलिए वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी, जीएसटी अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन पर कर लगता है। नंबर एक, यानी कि जैसे जैसे उसकी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है वहां पर उतने ही पर ही आपका टैक्स लगता है, ठीक है ना। यह गंतव्य आधारित कर है, गंतव्य आधारित यानी कि पॉइंट वाइज।
राज्य जीएसटी तभी लागू होगा जब खरीदार और विक्रेता दोनों ही एक ही राज्य के लागू होंगे, एक ही राज्य के होंगे, राज्य के भीतर स्थित हो, तभी लागू होगा। निम्न में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। बताइए कितने कथन सही हैं, सोचिएगा। आंसर है दोस्तों तीनों। जीएसटी का मतलब ही है कि अलग अलग कर नहीं लगाना है, बल्कि अगर कोई भी वस्तु जितनी स्टेज से गुजरती है और जहां जहां स्टेज पर उसकी कीमत में वृद्धि होती है, तो समझ लीजिए जितनी कीमत में वृद्धि होती है उतने पे ही टैक्स लगेगा, अलग से नहीं। जैसे आप हैं, किसान ने गेहूं उगाया, गेहूं चक्की वाला ले आया, उसने उसका आटा बनाया, गेहूं खरीदा 2,000 रुपए क्विंटल का, ठीक। उसने अपनी लागत लगाई, सारी चीजें की, और उसको अब 2,500 रुपए क्विंटल का आटा बेच रहा है। तो कीमत कितनी बढ़ गई? 500। तो टैक्स 500 पर लगेगा, 2,500 पर नहीं लगेगा। अब 2,500 पर आटा खरीदने के बाद एक ब्रेड वाले ने या बिस्किट वाले ने उसके बिस्किट बनाए, और सोचिए उसी की कीमत पड़ गई कितनी? 5,000 रुपए, उस आटे के साथ मिक्स करके, उसमें बिस्किट विक्सिट और सारी चीजें मिला करके 5,000 रुपए की। अब सोचिए टैक्स कितने पे लगेगा? 5,000 पर टैक्स नहीं लगेगा, 5,000 रुपए के बिस्किट पर टैक्स नहीं लगना है। टैक्स कितने पर लगना है? सिर्फ और सिर्फ जो बढ़ी हुई कीमत है 2,500 रुपए की, उस पर लगना है। बात समझ गए नहीं? तो प्रत्येक चरण पर जितना मूल्य वर्धन हो रहा है उसी पर टैक्स लगेगा, और यह गंतव्य आधारित है। इसका मतलब ही होता है कि प्रत्येक पॉइंट पर इसको हमको देखना होता है कि कब आटा बना, कब बिस्किट बना, कब ब्रेड बना, कब कहां क्या बना, कब कैसे क्या हुआ, उसी पर टैक्स लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। और यह भी बिल्कुल सही है, जब खरीदार और विक्रेता दोनों एक ही राज्य में स्थित हों तो ही एसजीएसटी लगेगा। यानी कि आपको बता दें, जीएसटी 3 तरह का होता है। एक होता है सेंट्रल सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, ये तो हम सब लोग देते हैं। एक और होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी भी होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल वाला, इसका मतलब हो गया, सेंट्रल का मतलब हो गया कि केंद्र सरकार का हिस्सा, ठीक है ना। एक होता है एसजीएसटी, राज्य सरकार का हिस्सा, और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड। जब किसी वस्तु की बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है तब उसके लिए होता है। एक राज्य से खरीद के दूसरे राज्य में लेके जा रहे हैं, उस समय लगता है आईजीएसटी। क्लियर हो गया? यह 3 तरह का जीएसटी होता है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और वस्तु और सेवा कर को लागू करने के संभावित लाभ क्या हैं, वो तो आप लाभ जानते हैं। यह कई प्राधिकरणों द्वारा एकत्रित किए गए करों को प्रतिस्थापित करेगा और इस प्रकार भारत में एकल बाजार का निर्माण करेगा। यानी कि कई अलग अलग प्राधिकरणों की जरूरत की जगह पर क्या बनेगा? सिर्फ एक बाजार, एक कर, एक देश, एक कर की अवधारणा, नंबर 1। नंबर 2, यह चालू खाते घाटे को काफी कम कर देगा और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाएगा। भाई ये हमारे देश में टैक्स से संबंधित है, ठीक है ना। नंबर 3, यह भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और आकार में भारी वृद्धि करेगा, निकट भविष्य में चीन से आगे निकालने में सक्षम होगा। सही उत्तर चुनिए, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है ना। ये रहे, इसका मतलब हो गया, इसका आंसर है केवल 1। ये सही है, एक देश एक कर। चालू खाता हमारा बेटा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम जो आयात निर्यात करते हैं वस्तुओं सेवाओं का, उससे संबंधित है। तो उसका हमारे जीएसटी से कोई लेना देना नहीं। जीएसटी तो हमारे अपने देश के अंदर लगता है, विदेश से ज्यादा लेना देना नहीं है इसका। और भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में भारी वृद्धि करेगा, चीन से आगे निकलने में सक्षम है। खाली जीएसटी से थोड़ा ना हो जाएगा, जब तक हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो ये है आज का अपना टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जो करंट बजट है उसके बारे में। ये हमने सभी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। करंट बजट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बजट 2023-24 के बारे में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। परसों यानी कि मंडे को हम लोग सेम टाइम पर 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।